हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज है 3 मई 2021। आज की वीडियो की पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना मत भूलिएगा। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। उसके अलावा ये पीडीएफ आपको हमारी एप्लीकेशन एग्ज़ाम गुरुजी ऐप पर मिल जाएगी, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। एप्लीकेशन से आप हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। एमपीपीएससी के लिए प्री की टेस्ट सीरीज, जो कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी टेस्ट सीरीज है, केवल 499 रुपये में। और मेंस की टेस्ट सीरीज भी आप ज्वाइन कर सकते हैं 2499 रुपये। अधिक जानकारी के लिए इन नंबर्स में से किसी पर भी आप कॉल कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अब हम क्विक रिवीजन कल के पढ़े गए करंट अफेयर के प्रश्नों का। पहला प्रश्न है कि 1 मई 2021 को गुरु तेग बहादुर जी की कौन सी जयंती मनाई गई? तो ये मनाई गई 400वीं जयंती। दूसरा प्रश्न है 1 मई को किन राज्यों का स्थापना दिवस मनाया जाता है? तो ये गुजरात और महाराष्ट्र का। तीसरा प्रश्न, किस देश ने जानवरों के लिए कोविड-19 टीके का उत्पादन किया है? और ये रूस ने किया है। चौथा प्रश्न है कि 1 मई से किस देश से अमेरिकी और नाटो सेना की जो है वापसी शुरू हो गई है? तो अमेरिका और ये अफगानिस्तान से शुरू हुई है। पांचवा प्रश्न है कि नाटो का सैन्य अभ्यास डिफेंडर यूरोप 21 किस देश में शुरू हुआ है? तो ये अल्बानिया में। छठवां प्रश्न है कि वैश्विक स्तर पर शीर्ष 10 सबसे मूल्यवान बीमा ब्रांड में कौन सी भारतीय कंपनी शामिल हो गई है? तो ये भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि LIC। सातवां प्रश्न, एक्सिस बैंक के MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये अमिताभ चौधरी हैं। आठवां प्रश्न है कि किस कंपनी द्वारा निर्मित दुनिया के सबसे बड़े हवाई जहाज की दूसरी परीक्षण उड़ान हुई है? ये स्ट्रेटो लॉन्च। और नवा प्रश्न है कि 1 मई को किस अभिनेता का निधन हो गया? तो विक्रमजीत कंवरपाल। वही 10वां प्रश्न है कि ग्लोबल फॉरेस्ट गोल रिपोर्ट 2021 किसके द्वारा जारी की गई है? तो ये संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। ये थे हमारे कल के पढ़े गए करंट अफेयर के प्रश्नों का क्विक रिवीजन। आगे बढ़ेंगे, आज के प्रश्नों की बात करेंगे। और आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि पश्चिम बंगाल में किस पार्टी ने बहुमत हासिल किया है? तो पश्चिम बंगाल में एक पार्टी ने बहुमत हासिल किया है और ये पार्टी है तृणमूल कांग्रेस, जो पिछली बार भी बहुमत इसने हासिल किया था। हाल ही में भारत में 5 विधानसभाओं के चुनाव संपन्न हुए हैं और इस पांच विधानसभाओं में किन किन पार्टी ने कौन कौन सी कितनी कितनी सीटें जीती हैं, किसने सरकार बनाएगी, कौन नहीं बनाएगी, इसकी सारी डिटेल मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले शुरुआत करेंगे पश्चिम बंगाल से। तो पश्चिम बंगाल में जो सत्तारूढ़ मतलब जो वर्तमान में सत्ता में है तृणमूल कांग्रेस, उसने फिर से सत्ता में वापसी की है और ये तीसरी बार है जब ममता बनर्जी सरकार बनाने जा रही हैं। 2011 में ये सबसे पहले सरकार बनाई थी, फिर 2011 के बाद में लगातार 2 चुनाव जीती और फिर 2021 में ये अगला चुनाव जीत गई हैं। 294 कुल सीटें हैं पश्चिम बंगाल की विधानसभा में, उसमें से 214 सीटें लगभग तृणमूल कांग्रेस को जीती है। बीजेपी ने एक बड़ी बढ़त हासिल वहां पर की है, 76 सीटें वहां पर जीती है, क्योंकि पिछली बार अगर 2016 में जो चुनाव हुआ था उसकी बात करें तो केवल 3 सीटें थी। जबकि कांग्रेस और जो वाम दल थे वहां पर, वाम दलों का काफ़ी बड़ा था, माकपा वगैरह, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, इन पार्टियों ने वहां पर बहुत पुअर प्रदर्शन किया है, इनको 0 सीटें मिली हैं। जबकि पिछली बार जो है ये वाम दलों के पास में करीब 76 सीटें थी, तो इनका खाता भी इस बार नहीं खुला है। अब मुख्यमंत्री जो है ममता बनर्जी, वो नंदीग्राम की जो इनकी सीट थी उससे चुनाव हार गई हैं। बात करें असम की, तो असम में जो वर्तमान में बीजेपी की वहां पर सरकार थी सर्बानंद सोनोवाल साहब की, उस पार्टी ने फिर से चुनाव जीत लिया है। 126 सीटों वाली विधानसभा में भाजपा और उसके सहयोगी दलों के पास 75 सीटें इन्होंने जीती हैं और कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों की बात करें तो उन्होंने केवल 50 सीटें जीती हैं और 1 सीट अन्य को गई है, यानी कांग्रेस का यहाँ भी निराशाजनक प्रदर्शन रहा है। बात तमिलनाडु की करते हैं, तो तमिलनाडु में 2 मुख्य दलों के बीच में पूरी फाइट थी, AIADMK और DMK। तो अभी जो सत्तारूढ़ पार्टी थी AIADMK, ये जयललिता जी की पार्टी थी, याद रखिएगा आपको, जयललिता जी की पार्टी थी और इसको केवल 75 सीटें मिली। अभी के पलानीस्वामी जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं उनकी पार्टी थे। जबकि जो दूसरे हैं स्टालिन साहब, उनकी पार्टी DMK, इसको 159 सीटें मिली हैं, तो यानी कि स्टालिन अब जो यहाँ के मुख्यमंत्री बनेंगे। बात केरल की कर लेते हैं। केरल में लेफ्ट की पार्टी थी, लेफ्ट की सरकार थी। लेफ्ट में भी जो वर्तमान एक वहाँ का गठबंधन था LDF, यानी कि लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट, इसको 95 सीटें मिली हैं। जबकि जो दूसरा इनके अपोजिट वाला फ्रंट है यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, इसको केवल 43 सीटें मिली हैं और 2 सीटें अन्य के खाते में गई हैं। तो इस प्रकार से केरल में भी कौन जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं P विजयन, इन्हीं के गठबंधन ने चुनाव जीता है। अब मुख्यमंत्री कौन बनेगा, P विजयन बनते हैं या कोई और, वो आगे पता चलेगा। बात करते हैं पुडुचेरी की। पुडुचेरी में
30 सीटों की वहाँ पर विधानसभा है और उसमें जो वर्तमान सत्तारूढ़ गठबंधन है यूपीए, कांग्रेस जिसमें मेन अलाई है, उसको केवल 8 सीटें मिली हैं और एनडीए जो नया गठबंधन वहाँ का है, एनडीए जिसमें बीजेपी मुख्य पार्टी है, उसको 16 सीटें मिली हैं। यानी यहाँ पर बीजेपी सरकार बना रही है और अन्य को केवल 6 सीटें मिली हैं। तो इस प्रकार से अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं तो वेस्ट बंगाल की बात करें तो वेस्ट बंगाल में टीएमसी वर्सेस बीजेपी था, जिसमें टीएमसी जीती है। दूसरा अगर असम की बात करें तो असम में बीजेपी या एनडीए वर्सेस अदर था, कांग्रेस वगैरह भी थी उसमें शामिल, लेकिन इसमें एनडीए जीती है यानी कि बीजेपी मेन पार्टी बनेगी। उसके बाद तमिलनाडु की बात करें, तमिलनाडु में एआईएडीएमके वर्सेस डीएमके था और इसमें डीएमके ने सीट जीती है। केरल की बात करें तो इसमें एलडीएफ यानी कि लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट और यूडीएफ यानी कि यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट था। इसमें से एलडीएफ जो अभी तक सरकार बना रहा था उसी के पास सरकार है। और पुडुचेरी की बात करें तो एनडीए यानी कि बीजेपी ने यहाँ पर चुनाव जीता है और जो यूपीए है वो चुनाव में पीछे रह गए हैं। तो ये पूरे 5 राज्यों की विधानसभाओं का प्रमुख सीटें थी। वहीं बात करें मध्य प्रदेश के दमोह सीट की तो मध्य प्रदेश की दमोह सीट में बीजेपी को हार देखने को मिली है और जो कांग्रेस थे वहां पर उन्होंने जीत दर्ज की है। बात दूसरे प्रश्न की करेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी डे। ये जो मनाया जाता है ये मनाया जाता है 2 मई को, यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। एक्चुअल में साल में ये 2 बार मनाया जाता है। इसकी डिटेल देख लीजिए क्या है। तो अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस हर साल 2 बार मनाया जाता है, एक बार 26 सितंबर को और दूसरी बार 2 मई को। इस दिन जो खगोलीय संस्थान होते हैं, प्लेनेटेरियम, संग्रहालय और अलग अलग गतिविधियों का यहाँ पर आयोजन किया जाता है। खगोलीय विज्ञान की दुनिया के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी पहुँचे इसके बारे में ये मनाया जाता है। जो पहला अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस मनाया गया था वो 1973 में मनाया गया था। बात तीसरे प्रश्न की होगी कि ट्राइफेड जो कि आदिवासियों के विकास से संबंधित, उनके आर्थिक विकास से संबंधित एक संस्था है, इसने कहाँ स्थित द लिंक फंड के साथ समझौता किया है और ये द लिंक फंड जो है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड का है। तो डिटेल देख लीजिए इसकी क्या है। तो ट्राइबल कॉरपोरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, तो कॉपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन है, यानी कि जो ट्राइबल्स के द्वारा सामान बनाए जाते हैं उनकी मार्केटिंग करने का काम इसके पास में है। और इसने भारत में आदिवासी परिवारों के लिए सतत आजीविका, यानी कि जो भारत के आदिवासी परिवार हैं उनको लगातार आजीविका यानी कि उनका लाइवलीहुड जो है वो मिलता रहे, तो सस्टेनेबल लाइवलीहुड फॉर ट्राइबल हाउसहोल्ड इन इंडिया, इसको लेकर एक समझौता किया है द लिंक फंड के साथ में। और द लिंक फंड जिनेवा स्विट्जरलैंड का एक परोपकारी परिचालन, नींव और व्यवसायी के नेतृत्व वाला फंड है। कुल मिलाकर इनका काम ये है कि जो ट्राइबल्स वगैरह हैं उनको और ज़्यादा आगे बढ़ाया जाए, जो अत्यधिक गरीबी उन्मूलन और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने की दिशा में काम करता है। यानी कि गरीब जो लोग हैं उनको गरीबी से बाहर लाया जाए और जो जलवायु परिवर्तन का प्रभाव ऐसे लोगों पर पड़ रहा है उस प्रभाव को कम किया जाए। बात करेंगे चौथे प्रश्न की कि BRO क्या है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें कमांडिंग ऑफिसर नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन बनी है, और ये बनी है वैशाली हिवासे, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो वैशाली एस हिवासे ये सीमा सड़क संगठन यानी कि बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन में कमांडिंग ऑफिसर के रूप में इनको नियुक्त किया गया है और इस पद पर पहुंचने वाली ये पहली महिला अधिकारी हैं। BRO करता क्या है, BRO का मुख्य काम जो है वो है बॉर्डर एरिया जो भारत के हैं, खासकर भारत और चाइना के बीच की जो जगह है वहाँ पर निर्माण करने का काम करता है, पुल वगैरह का निर्माण, सड़क का निर्माण। तो भारत चीन सीमा सड़क के माध्यम से कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए ये काम करेंगी और वैशाली महाराष्ट्र के वर्धा से हैं। बात बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की करें यानी BRO की करें तो 7 मई 1960 को स्थापना हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में है और वर्तमान में महानिदेशक इसके राजीव चौधरी हैं। बात पांचवें प्रश्न की होगी कि अमेरिकन एस्ट्रोनॉट पायलट माइकल कॉलिंसन का निधन हो गया। ये किस मिशन से जुड़े थे, तो ये उस मिशन से जुड़े थे जो पहली बार चंद्रमा पर मानव को लेकर गया था, अपोलो 11। ये आपको याद रखना है। देखिए आर्टेमिस के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो आर्टेमिस जो है वो वर्तमान में यानी 2024 में अमेरिका जो है चांद पर महिलाओं को ले जाना चाह रहा है, अपने एस्ट्रोनॉट्स को ले जाना चाह रहा है फिर से, तो वो प्रोग्राम है, ये नया वाला है। कोलंबिया की बात करें तो कोलंबिया वो प्रोग्राम था जिसमें भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक कल्पना चावला जब अंतरिक्ष से वापस आ रही थी तो एक दुर्घटना में उस पूरे क्रू की
मृत्यु हो गई थी। तो ये कोलंबिया था। चलिए डिटेल देख लीजिए क्या है। तो अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री माइकल कॉलिंस जो इस बीच में आपको दिखाई दे रहे हैं, जो चंद्रमा के लिए अपोलो 11 मिशन के लिए कमांड मॉड्यूल पायलट थे, यानी कि जो वो पूरा मिशन गया था उस मिशन के एक पायलट थे। और इनका कैंसर के कारण निधन हो गया है। 1969 में 3 लोगों का एक क्रू अपोलो 11 नाम से चंद्रमा पर गया था और इसमें कमांड मॉड्यूल को उड़ाने का काम था इनके पास में, जिनका नाम माइकल कॉलिंस हैं। और ये जो आप देख रहे हैं ये नील आर्मस्ट्रांग हैं जो सबसे पहले चंद्रमा पर उतरे थे, और उसके बाद एल्ड्रिन, ये जो दूसरे देख रहे हैं ये बज एल्ड्रिन है जो चंद्रमा पर उतरे थे। तो ये नंबर 1, ये नंबर 2, और ये चंद्रमा के चक्कर काट रहे थे जब तक ये चंद्रमा पर थे। बात करेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका की, जहां का नासा है, यहाँ की राजधानी वाशिंगटन डीसी है, राष्ट्रपति जो बाइडेन है, और मुद्रा है कि अमेरिकन डॉलर है। अब मैप में मैं आपको अमेरिका लिए चलता हूं। तो जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं हमारा भारत, और हमारे भारत से अगर आपको अमेरिका जाना है तो अमेरिका भारत के जस्ट अपोजिट में स्थित है। ये भारत है, भारत से जस्ट अपोजिट देखेंगे तो ये अमेरिका है। अब अमेरिका की राजधानी अगर आपसे पूछी जाए तो अमेरिका के पूर्वी हिस्से में आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगी अमेरिका की राजधानी जो कि वाशिंगटन डीसी है। अब अमेरिका के ऊपर की तरफ जो देश है वो है कनाडा, नीचे की तरफ जो देश है जो आपको ऑरेंज कलर में दिखाई दे रहा है ये मैक्सिको है। इसके पूर्वी हिस्से में जो महासागर है इसका नाम है अटलांटिक, और इस तरफ प्रशांत महासागर है। अमेरिका 50 राज्यों से मिलकर बना हुआ है। इसका एक राज्य ये अलास्का है जो यहाँ पर स्थित है, जिसकी सीमा कनाडा के साथ में, और इधर बेरिंग जल संधि है, उसके बाद रूस लग जाता है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न छठवां है कि भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा विकसित नई किस्म MACS 1407 ये किस फसल की है, और ये सोयाबीन की फसल है, यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो भारतीय वैज्ञानिकों ने एक नई किस्म विकसित की है सोयाबीन की, जिसका नाम है MACS 1407, और इसका विकास जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी कि ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है उसके साथ मिलकर पुणे के आगरकर अनुसंधान संस्थान के द्वारा किया गया है। और ये काफ़ी अच्छी उपज देने वाली किस्म है जो कि 39 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के आसपास उपज देगी। और ये ऐसी जगह पर जहाँ पर पानी ज़्यादा होता है वहाँ पर के लिए काफ़ी काम की है, और पेस्ट रेसिस्टेंट है, यानी कि इसके लिए बहुत सारे पेस्ट जो हैं वो इस पर नहीं लगेंगे। कई सारे जो कीड़े वगैरह होती हैं, इल्लियाँ वगैरह होती हैं, वो इस पर नहीं लगेंगे। तो ये सबसे उपयुक्त उत्तर पूर्व भारत के लिए है। बात करेंगे 7वें प्रश्न की कि किस देश की लितानी नदी में 40 टन मृत मछली पाई गई है हाल ही में, और ये हुआ है लेबनान में, यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो लेबनान यहाँ की कारून झील है। कारून झील में बहुत ज़्यादा प्रदूषण के कारण करीब 40 टन मछली मृत पाई गई हैं, और ये प्रदूषण मुख्य रूप से जो है शहरों का सीपेज निकलता है वो इस नदी में डंप किया जाता था, उससे इस झील में पहुंचता था, उसके कारण इन मछलियों की मृत्यु हुई है ऐसा बताया जा रहा है। जो लितानी नदी है वो लेबनान की सबसे बड़ी नदी है, और इसमें एक बांध बना हुआ है, और इसी बांध से कारून कृत्रिम झील बनी है, और जो कि लितानी बांध बना है इस पे। 2008 में इस जलाशय में मछली पकड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, लेकिन उससे कुछ कारगर नहीं हुआ और मछलियों की ये हालत हो रही है। बात करेंगे लेबनान की। यहाँ की राजधानी बेरूत है, प्रधानमंत्री साद अल हरीरी है, और मुद्रा है कि लेबनानी पाउंड है। अभी हाल ही में आपको पता चला था कि यहाँ पर जो है एक बहुत बड़ा धमाका हुआ था, आपको याद होगा, तो ये लेबनान में ही हुआ था जिसकी राजधानी बेरूत में धमाका हुआ था। चलिए मैप में मैं आपको अब लेबनान लिए चलता हूँ। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं हमारा भारत, और हमारे भारत से अगर आपको लेबनान जाना है तो मूव करना पड़ेगा आपको किसकी तरफ, आपको मूव करना पड़ेगा यहाँ मेडिटेरियन सी में। मेडिटेरियन सी में आप जाएंगे तो ये जो जहाँ पर इजराइल है, इजराइल के ऊपर अगर आपको ये देश दिखाई देगा तो ये जो है ये लेबनान है, राइट। इसकी राजधानी बेरूत आप देख पा रहे होंगे। 3 तरफ से तो ये सीरिया से घिरा हुआ है, और एक तरफ से इसकी सीमा इजराइल के साथ लगी है, और बाकी इस तरफ देखेंगे तो भूमध्य सागर यानी कि ये जो है वो मेडिटेरियन सी है, और मेडिटेरियन सी के बगल में जस्ट ये लेबनान है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके सामने 8वां है, और अंतिम प्रश्न भी यही है कि भारत ने अगले 2 वर्षों में कितनी राशि की सड़क निर्माण का लक्ष्य रखा है, और ये लक्ष्य रखा है भारत ने 15 लाख करोड़, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं नितिन गडकरी, इनने घोषणा की है कि भारत सरकार अगले 2 साल में 15 लाख करोड़ रुपए के सड़क का निर्माण करेगी, ये लक्ष्य रखा है। और अगर इस लक्ष्य को भारत को प्राप्त करना है तो इसके लिए भारत को 2021 से लेकर 22 के बीच में हर दिन करीब 40 किलोमीटर सड़क का निर्माण करना होगा।
भारत सरकार सड़क क्षेत्र में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को भी अनुमति दे रही है, यानी कि FDI को मंजूरी इसमें दी जा रही है, ये आप याद रखेंगे। ये था आज का हमारा करंट अफेयर का वीडियो। अब बात करेंगे कल के सवाल की। कल मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि WHO की E2025 पहल किस रोग के उन्मूलन से संबंधित है। ये 25 देशों में मलेरिया रोग के उन्मूलन से संबंधित है। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की तरफ। आज का हमारा सवाल है कि सिप्री के अनुसार 2020 में सबसे बड़ा सैन्य खर्च करने वाले देशों में भारत का स्थान कौन सा है। तो कमेंट करके मुझे बताइएगा कि इसमें भारत का स्थान कौन सा है। और ये वीडियो कैसा लगा बताना मत भूलिएगा। ये आज की बात करेंगे यहीं समाप्त। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।